हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्यूशन वाली यूनिट से ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक समझा रहे हैं कि परासरण दाब क्या होता है। जैसे कल आपने पढ़ा था कि अगर 2 विलयन किसी बीकर में, ये बीकर है, इस बीकर में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, ये अर्धपारगम झिल्ली, और यहाँ ये लगभग इधर हमने लिया था, मान लीजिए S1 सोल्यूशन, और इधर लिया था S2 सोल्यूशन, और ये जो एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो आगे पीछे जा सकता है, इसमें लिक्विड एक सोल्यूशन S1 भरा हुआ है, इसमें एक सोल्यूशन S2 भरा हुआ है। S1 की कंसंट्रेशन S2 से ज़्यादा है, जैसा कल बताया था। तो फिर क्या होगा कि विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, यानी कि ऐसे इधर को गमन करेंगे। जब इधर को गमन करेंगे तो क्या होगा कि ये पिस्टन चूंकि मूव कर सकता है, तो ये जैसे जैसे इसमें विलायक के कण बढ़ते जाएंगे तो इसका तल ऊपर बढ़ता जाएगा, और इसका तल पहले ये था, अब ये हो जाएगा, इसका तल नीचे गिर जाएगा, उतना ही नीचे गिर जाएगा जितना इसका तल बढ़ जाएगा, क्योंकि विलायक के कण इधर चले गए तो इधर आयतन कम हो गया और इधर आयतन बढ़ गया। फिर हम क्या करते हैं कि हमने इस जो लेयर थी इस पर दाब लगाना शुरू किया, और तब तक दाब डालते रहे, तब तक दाब बढ़ाते रहे जब तक ये पिस्टन अपनी पहले वाली स्थिति में पुनः वापस ना लौट आए। जब ये पिस्टन अपनी पुनः वाली स्थिति में लौट आता है, इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ कि विलायक के कण जो इधर आए थे वो सब वापस इधर चले गए और परासरण की जो क्रिया हो रही थी वो रुक गई। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया गया, जितना बाहरी दाब लगाया गया, वही उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। फिर से सुन लें, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उत्पन्न किया गया बाहरी दाब या लगाया गया बाहरी दाब, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं परासरण की क्रिया को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पात्र है, इस पात्र में हमने सॉल्यूशन मतलब विलायक रखा हुआ है, इस पात्र में हमने एक विलायक भर लिया, और जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है उसको एक तार से बांध करके पार्चमेंट पेपर अर्धपारगम झिल्ली ले ली। अर्धपारगम झिल्ली में, ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली में एक खोखला बेलन, एक खोखला पाइप इसमें लगा देते हैं। एक खोखला पाइप होता है, इस खोखले पाइप में एक तरफ पार्चमेंट पेपर बांध देते हैं, और इस खोखले पाइप को हम दूसरी तरफ इस से दीवार से इसे लटका देते हैं इस विलयन में, इस विलायक में। ये विलायक है, और यहाँ जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है वो विलयन है। तो विलयन जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है उसे हमने विलायक में। अब खास बात यह है कि इसको हमने, जो एक झिल्ली थी अर्धपारगम झिल्ली, उस अर्धपारगम झिल्ली को एक खोखली बेलन में, एक खोखली नली में बांध दिया। बांधने पर क्या हुआ कि जब इसको लटका दिया इसमें, तो परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो विलायक के कण इसमें विलयन में जाने लगेंगे। जब जाने लगेंगे तो इसका जो तल पहले नोट किया था हमने ये नोट किया था कि पहले जो तल था इस नली का, परासरण की क्रिया होने से पहले, इसमें लटकाने से पहले वो यहाँ था। फिर धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ये तल बढ़ने लगेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर जा करके, अब मान लीजिए यहाँ पर आकर के अब तल आगे इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो ये जो ऊंचाई है द्रव स्थैतिक तल की P बराबर HdG, ये जो ऊंचाई है, यही ऊंचाई इस की परासरण क्रिया को रोकने के लिए उत्पन्न किया गया दाब है। तो इसी को हम इस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो किसी द्रव स्थैतिक तल की ऊंचाई जो परासरण की क्रिया को रोकती है वही उसकी परासरण दाब कहलाती है। तो इस तरीके से परासरण दाब को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये है, तो टोटल बात एक ही है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जितना दाब की आवश्यकता होती है वही उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इसी प्रकार इस परासरण दाब को नापने के लिए एक वर्कले हार्टले विधि है जो इसी सिद्धांत पर काम करती है।
ये बर्कले हार्टले विधि जो है, इसका सिद्धांत है विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी कण विलय के कण नहीं निकल पाते। अब इसमें हमने क्या किया कि ये एक कांच की नली है, छिद्रित नली। ये कांच की छिद्रित नली है और ये भी कांच की छिद्रित नली है। ये छिद्रित नली को, इनके छेदों को हमने जो आपकी अर्धपारगम झिल्ली है उस अर्धपारगम झिल्ली से इसको लपेट दिया। इस जो कांच की छड़ी है, इस कांच की छड़ी छिद्रयुक्त कांच की छड़ें हैं, इनमें छेद हैं आर पार। तो इन आर पार छेदों को हमने कवर कर लिया अर्धपारगम झिल्ली से, दोनों को, और यहाँ से इसे बंद कर दिया। यहाँ से इसमें एक केशिका नली लगा दी और इसमें एक थिसिल का कैप लगा दी या थिसिल फनल लगा दी। अब जिस विलयन, इसमें हमने भर दिया विलायक, इस नली में भर दिया विलायक, और जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर रहे हैं तो एक स्टील का जैकेट होता है ये बना हुआ, जिसके अंदर ये नलियां लगी होती हैं। तो इस नलियों में तो हमने विलायक भर दिया, वाटर, और इसमें जिसमें विलयन भरना होता है उस विलयन को यहाँ से इस थिसिल कीप की सहायता से, इस कीप की सहायता से वाटर भरते हैं, और वाटर भर करके हम इसका एक लेवल नोट कर लेते हैं। मान लीजिए पहले लेवल यही था, ये लेवल नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये पिस्टन को हटा करके इसमें जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना उस विलयन को इसमें भर लेते हैं। विलयन को भर लेते हैं, यहाँ दाब मापी लगा होता है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन को लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया होने लगेगी तो क्या होगा कि जो अभी जो तल है ना वो यहाँ है, ये हमारा मेजरमेंट है। अभी हमने जब परासरण की क्रिया नहीं हो रही थी तो उस समय जल के तल को यहाँ तक नोट कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या किया, जब इसमें विलयन भरा और विलयन भरने पर परासरण की क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ अर्धपारगम झिल्ली लगी है तो विलायक के कण यहाँ से निकल करके इधर, यहाँ से निकल करके इधर, और यहाँ से निकल करके इधर आना प्रारंभ हो जाएंगे। जब ये प्रारंभ हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इसका तल नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ तो बंद है तो इसका तल नीचे गिरेगा। मान लीजिए तल नीचे गिर करके यहाँ आ गया या यहाँ पर आ गया, तो हमने क्या किया, इस पिस्टन पर दाब डाला। तो पिस्टन पे तब तक दाब डालते रहे, और वो दाब यहाँ से नाप सकते हैं कितना दाब डाला, इतना दाब डाला, इतना दाब डाला कि ये जो जल का ताप जो लेवल है वो पुनः उसी लेवल पर पहुँच जाए। तो इसी उस लेवल पे पहुँच जाएगा तो इसका मतलब है परासरण की क्रिया बंद हो गई। तो इस परासरण की क्रिया को बंद करने के लिए जितना दाब उत्पन्न किया गया वो यहाँ से पढ़ लेंगे, इसको परासरण दाब कहते हैं। फिर एक बार समझा देता हूँ। कांच की छिद्रित नलियाँ हैं, उन पर अर्धपारगम झिल्ली लपेट दी। अर्धपारगम झिल्ली लपेट करके उनकी एक सिरे को बंद करके केशिका नली लगा दी। केशिका नली जिसका डायामीटर बहुत कम होता है, क्योंकि पानी के एक आध बूंद इधर उधर होने से ही, विलायक के कणों का एक आध इधर उधर होने से ही मेजरमेंट ज़्यादा सटीक बैठे, इसलिए हमने केशिका नली कम डायामीटर की कैपिलरी ट्यूब ली है, जिसे केशिका नली कहते हैं। ये थिसिल कीप की सहायता से इसमें विलायक को भरने का काम करते हैं। विलायक को यहाँ तक भर लिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया और इसको नोट कर लिया। उसके बाद जिस विलयन को परासरण दाब ज्ञात करना होता है उस विलयन को इस स्टील की जैकेट में भर लेते हैं। तो परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण इस विलयन में जाना शुरू होंगे। तो चूंकि यहाँ से आयतन कम हो रहा है तो ये लेवल गिरेगा और फिर हम इसी के साथ साथ यहाँ से पिस्टन पर दाब डालेंगे। कितना दाब डाल रहे हैं वो दाब मापी से पढ़ लेंगे और तब तक दाब डालते रहेंगे जब तक ये पुनः वापस उसी लेवल पर जल का तल, विलायक के कण या जो है विलायक है उसका लेवल या जल का लेवल पुनः पहले वाली स्थिति में ना आ जाए। तो इसका मतलब होगा कि कण अपने वापस आ गए उसी स्थान पर। तो इससे परासरण की क्रिया रुक गई और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर जितना दाब डाला गया वही इसका परासरण दाब दाब कहलाता है। ये परासरण जो विधि है बर्कले हार्टले विधि कहलाती है। ये बहुत ही अच्छी विधि है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा परासरण दाब निर्धारण शीघ्रता से हो जाता है। इस विधि में उच्च परासरण दाब के विलयनों के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि दाब विलयन पर लगाया जाता है, झिल्ली पर नहीं, जिससे झिल्ली के फटने का डर नहीं रहता। इस विधि में प्रयुक्त विलयन परासरण न होने के कारण तनु नहीं हो पाता। तो ये इसके कुछ परासरण की क्रिया को, परासरण दाब को कैसे नापते हैं और उस परासरण दाब की
जो विधि है नापने की वो बर्कले हार्टले विधि है, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको यहाँ पर बता दी गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे परासरण दाब के नियम।